बात मैं डोनाल्ड ट्रंप की कर रहा हूं, जिन्होंने पीएम मोदी के आगे अब सरेंडर कर दिया है। ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप को टैरिफ के नाम पर धमकाने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के सामने जैसे सरेंडर कर दिया है। भारत की कूटनीति ने ट्रंप की ऐसी बैंड बजाई कि बड़बोले ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गुम दिखाई दे रही है। अब वो पीएम मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते दिख रहे हैं, पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तो पहले बात कल के भाषण के विश्लेषण की कर लेते हैं। हमने आपको कल चक्रव्यूह में दिखाया था, ट्रंप स्विट्जरलैंड के डावोस में थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उनका भाषण था। करीब 70 मिनट तक वो बोले, 70 मिनट। उनका भाषण इतना बोरिंग था कि कई लोग तो बीच में उठकर बाहर चले गए। ऐसा लगा कि ट्रंप को अब कोई सुनना ही नहीं चाहता। दुनिया ने लोग जैसे उनको सीरियसली लेना बंद कर दिया है। दरअसल सबको पता है कि ट्रंप आए बाएं साएं कुछ भी बोलते हैं, ट्रंप की जुबान पर कोई फिल्टर जैसे लगा ही नहीं है। लेकिन डावोस से ट्रंप ने एक बात ऐसी कह दी जो दुनिया में हेडलाइन भी बनी। प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त बताकर उन्होंने एक बार फिर भारत समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया और सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो अचानक भारत की तारीफ, प्रधानमंत्री की तारीफ क्यों कर रहे हैं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो आजकल अपने पल पल बदलते बयानों के कारण रोज सुर्खियों में रहते हैं। पल में तोला पल में माशा वाली स्थिति है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ, यानी कभी कुछ बोलते हैं और कहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं। बड़बोलेपन के ट्रंप के इतनी ज्यादा उनकी भद पिट चुकी है कि उन पर यकीन करना कि वो जो बोल रहे हैं उस पर कितना कायम रहेंगे, ये किसी के भी पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा है, अगर आप ट्रंप की बातों पे भरोसा कर ले। दिन तो छोड़िए, ट्रंप घंटों के हिसाब से रंग बदलते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि रंग बदलने की कला में ट्रंप ने गिरगिट को भी जैसे पीछे छोड़ दिया है। एक दिन कहते हैं मैं भारत का दोस्त हूं, मोदी मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं, और फिर अगले दिन ही टैरिफ लगाकर भारत को डराने की, धमकाने की कोशिश कर देते हैं। ट्रंप होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, उनसे डरते होंगे दुनिया के कई देश, लेकिन ये भारत है, ट्रंप को ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। हम अपने सम्मान में झुकते भी हैं और दुनिया को झुकाना भी जानते हैं। ये बात ट्रंप को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से उतार लेनी चाहिए। ये वही राष्ट्रपति ट्रंप है जिन्होंने सबसे पहले 50% टैरिफ भारत पर थोपने की कोशिश की, भारत को रूस से तेल नहीं खरीदने पर मजबूर कर दिया। ये वही ट्रंप है जिन्होंने ईरान से व्यापार करने वालों पर 25% ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी। इसके बाद चाबार पोर्ट से भारत के ऑपरेशन के बंद होने तक की खबर आ गई। हर बार ट्रंप बयानों के ऐसे ही बम फोड़ते रहते हैं, लेकिन जब बारी खुद की होती है तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। लेकिन भारत ने ट्रंप के बयानों को हमेशा फुटबॉल की तरह खेला है। भारत के राष्ट्रहित सर्वोपरि है। ऐसे कितने ट्रंप आए और गए, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि झुंझलाहट में ट्रंप भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी भी कह चुके हैं। लेकिन अब इंडिया के कूटनीतिक बाउंसर से ट्रंप घायल हैं और कह रहे हैं कि कुछ दशकों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएगा। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है, ध्यान से देखिए इस ग्राफिक्स को, भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। मैं कहूंगा कि शायद 20 से 30 साल के अंदर यह हो सकता है। ट्रंप जो कह रहे हैं वो 100 आने बिल्कुल सही है। जिस रफ्तार से भारत विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उससे अनदेखा करना दुनिया के लिए नामुमकिन हो गया है, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ट्रंप का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, अब ये भी आप जान लीजिए। अगर दुनिया में कोई दगाबाजी की चैंपियनशिप हो तो यकीन मानिए आज की तारीख में मेडल ट्रंप ही जीतेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में जो यूरोप ट्रंप के साथ खड़ा है, उसी यूरोप पर ट्रंप ने नजरें अब टेढ़ी कर ली है। ग्रीनलैंड के आगे अब ट्रंप को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो रोज सुबह उठकर यूरोप को सीधे सीधे धमकाते हैं, टैरिफ का चाबुक चलाते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ भी कर लो, ग्रीनलैंड तो मैं लेकर रहूंगा। बयान बहादुर ट्रंप के इन्हीं बयानों से अमेरिका और यूरोप के बीच खाई गहरी होती जा रही है और अमेरिका की दुनिया में किरकिरी हो रही है। ट्रंप चाहे जो कहे, लेकिन उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। दुनिया जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई थी, लेकिन ट्रंप युद्ध रुकवाने का ढिंडोरा पीटते नहीं थकते। कभी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलने पर नॉर्वे को धमकाते हैं, कभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा करवा लेते हैं, कभी ईरान में प्रदर्शनकारियों को भड़काते हैं। ट्रंप आखिर चाहते हैं कि ये शायद ट्रंप ही जानते हैं, क्योंकि उनकी सनक से दुनिया तो अब परेशान हो चुकी है। झूठ और हवाबाजी के भी कई लेवल होते हैं।
हालांकि ट्रंप को इसमें महारत हासिल है। वैसे तो राजनीति में ये सब नया नहीं है, लेकिन ट्रंप ने इसे एक पैटर्न बना दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 30,573 बार झूठ और भ्रम फैलाने वाले बयान दिए। 30,573 365 दिनों में, यानी हर दिन औसतन 21 झूठ। पहले साल ये औसत 6 था, जो चौथे साल में 39 तक पहुंच गया। लेकिन दूसरी पारी में तो ट्रंप अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते दिखे। ये ट्रंप के पहले कार्यकाल की बात कर रहा हूं, जब पहली बार वो राष्ट्रपति थे। ग्रीनलैंड से गाजा तक ट्रंप के दिमाग में न जाने क्या क्या घूम रहा है। ऐसा लगता है जैसे ट्रंप दुनिया के ठेकेदार बन गए। लेकिन सवाल यह कि जिसके दिमाग में इतनी खुराफात चलती रहती है, वो सो कैसे पाता है। ट्रंप एक तरफ ग्रीनलैंड पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गाजा में पीस का प्लान भी तैयार कर रहे हैं, यानी पहले मारो और फिर मरहम लगाओ। आज डावोस में पीस बोर्ड के फाउंडिंग चार्टर पर साइन किए गए। साइन सेरेमनी के दौरान कुल 22 देश मौजूद थे। व्हाइट हाउस ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए 60 देशों को आमंत्रित किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन भारत की ओर से इस दौरान कोई भी साइनिंग सेरेमनी में शामिल नहीं हुआ। और अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। लौटते हैं वापस देश की तरफ। बात राहुल गांधी की। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली के जवाहर भवन, जो कि पूरा एयर कंडीशन है, वहां पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने मनरेगा बचाओ कार्यक्रम चलाया। राहुल और खड़गे ने सर पर गमछा बांधा, कंधे पर कुदाल रखी। इससे यह संदेश देने की कोशिश की कि वो मजदूर नहीं है तो क्या हुआ, मजदूरों जैसे ही है। ये सब कुछ एयर कंडीशन कमरे जवाहर भवन में चल रहा था, जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन का एक बड़ा दफ्तर है। 25 राज्यों के मनरेगा के मजदूरों को बुलाया गया, लेकिन सड़क पर गिट्टी तोड़ते मजदूरों की लड़ाई एयर कंडीशन बिल्डिंग में हुई। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने उस मनरेगा को खत्म कर दिया जिससे करोड़ों मजदूरों को बीते 20 साल से रोजी रोटी मिल रही थी। नए लॉ का नाम क्या, मैं नाम ही नहीं जानता इसका, क्या है? जी ग्राम जी, क्या है ग्राम जी, पता नहीं क्या। आइडिया है कि दिल्ली की सरकार डिसाइड करेगी कहां जाएगा पैसा, कितना पैसा जाएगा, कौन सी स्टेट को मिलेगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को मिलेगा। बीजेपी वाले स्टेट्स को ज्यादा पैसा जाएगा, ऑपोजिशन वाले स्टेट्स को कम जाएगा, और वो डिसाइड करेंगे किसको किस तरीके की मजदूरी चाहिए। कार्यक्रम में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के चाय वाला होने के दावे पर भी सवाल उठाए। लेकिन 4 दिन तुम भी मजदूरी करो, आपको मनरेगा का काम करो, मालूम होता है। लोगों को वोट लेने के लिए मैं चाय वाला हूं, चाय। अरे कभी चाय बनाए आप? कभी डब्बे में फिर के घूम के केटली लेके हर आदमी को दिए? चुप बोलने का। ये जो बयान खड़गे साहब ने दिया है चाय वाला को लेकर, अब तो 15 साल हो गए, 3 टर्म हो गए प्रधानमंत्री के, उसके बाद भी कांग्रेस वहीं की वहीं फंसी हुई दिखाई देती है। मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब वसंत पंचमी के स्नान तक पहुंच गया है। कल बसंत पंचमी है, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि मेरा मौनी अमावस्या का स्नान तो हुआ नहीं, ऐसे में मैं बसंत का स्नान कैसे कर पाऊंगा। पहले मौनी अमावस्या का स्नान करूंगा और तभी दूसरा स्नान हो पाएगा। वहीं उनके पालकी से संगम तक जाने को लेकर नोटिस वाला जो घमासान था वो अब और ज्यादा बढ़ चुका है। 24 घंटे के अंदर माघ मेला प्रशासन की तरफ से 2 नोटिस अविमुक्तेश्वरानंद को भेज दिए गए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मेला प्रशासन का दूसरा नोटिस। स्नान की लड़ाई पालकी से होते हुए तंबू उखाड़ने पर आई। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। पहले शंकराचार्य पद को लेकर सवाल, अब माघ मेला में शिविर आवंटन पर बवाल। क्या अब अविमुक्तेश्वरानंद का माघ मेला में प्रवेश भी होगा निषेध? शंकराचार्य कंट्रोवर्सी में
काल नेमी की एंट्री। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच क्या बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अविमुक्तेश्वरानंद पर संत समाज में दो फाड़ क्यों। मेला प्रशासन रुकेगा नहीं, अविमुक्तेश्वरानंद झुकेंगे नहीं। जैसे पटक रहा था तो वही खलनायक था। क्या कल बसंत स्नान पर फिर छिड़ेगा संग्राम। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर टकराव भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ शंकराचार्य वर्सेस बाघ मेला प्रशासन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस विवाद पर राजनीति भी अब खुलकर होने लगी है। आज अखिलेश यादव ने शंकराचार्य पर एक बार फिर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। तो वहीं शंकराचार्य विवाद के बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। योगी ने कहा कि किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं है। योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के सोनीपत पहुंचे, वहां वो एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। योगी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मंच से काल नेमी का जिक्र करके एक तरह से उन्होंने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए, और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो दो राजनीति करने वाले संत खुलकर एक दूसरे के खिलाफ इस वक्त बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ अविमुक्तेश्वरानंद है और खुलकर वो चुनौती दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि गोरखधाम पीठ के सबसे बड़े महंत माने जाते हैं। ऐसे में खुलकर दो हिंदू गुरु इस वक्त आमने सामने हैं। इस विवाद पर इसीलिए सियासत भी जमकर हो रही है। शंकराचार्य के सम्मान और अपमान के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस विवाद पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आज हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा से क्या कहा है, ये भी आपको सुनना चाहिए। हम तो नाम ले रहे हैं, हम ये छुप छुप करके नहीं खेलते हैं। जो बात है साफ है। आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि कोई है, हम बता रहे हैं कि कौन है, किसने सनातन धर्म को हानि पहुंचाई है। जब आप बच्चे से कहते हो, जब एक दंडी स्वामी से आप कहते हो कि क्या डंडा लेकर के घूम रहे हो, फेंको इसको, चलो पढ़ो लिखो, तो इसका मतलब होता है कि तुम सनातन धर्म से उसको विरोध करना चाहते हो। तो ये सनातन धर्म को क्षति पहुंचाना ही तो हुआ। हमने कहा कि छीन लीजिए, हम कहाँ मना करते हैं। आपने दिया है, जो दाता है वो उसकी इच्छा है, वो देता है तो हम लोग लेते हैं, वापस ले ले। वापस लेने का अपने यहाँ धर्मशास्त्र में नियम नहीं है, दोष पाप लगता है। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं ले लीजिए। लेकिन आपको ये बताना होगा कि आप दो निर्णय ले रहे हैं। एक कि इनको भूखंड दिया जाए, इनको सुविधा दी जाए। दूसरा कि उसको दोनों को वापस लिया जाए। तो आपके जो दो निर्णय हैं इनमें से दोनों विरुद्ध हैं, इसलिए एक गलत है, एक सही है। तो आपको बताना होगा कि आपका भूखंड आवंटित करना, सुविधा आवंटित करना भूल थी कि इसको वापस लेना भूल थी। बसंत पंचमी उसके जीवन में आती है बंधु, जिसके जीवन की माघ अमावस्या, मौनी अमावस्या बीत चुकी होती है। हमारे जीवन की अभी मौनी अमावस्या बीती कहाँ है। मौनी अमावस्या के दिन सवेरे हम संगम स्नान के लिए निकले थे, अभी तो हम रास्ते में ही हैं, अपने शिविर में लौट के गए ही नहीं। तो हमारे जीवन की तो अभी मौनी अमावस्या ही चल रही है। हमारे जीवन में अभी बसंत पंचमी नहीं आ सकती है। इसलिए बसंत पंचमी के स्नान का कोई क्या प्रश्न उठता है।